क्या ऐसा हो सकता है कि 2013 में दिया गया एक अकेला राजनीतिक भाषण पूरे एक दशक की सरकार को समझने की चाबी बन जाए? एक किताब है जिसका यही दावा है। आज हम इसी किताब नेकेड ट्रूथ के विश्लेषण में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक भाषण को एक दशक की पड़ताल का आधार बनाया गया है। तो इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि किताब कैसे एक भाषण को सबूत की तरह पेश करती है। फिर दो बड़े वादों की बात करेंगे, एक कारखाने को लेकर और दूसरा कोयला और बिजली को लेकर। इसके बाद किताब के सबसे बड़े सिद्धांत यानी द सिंडिकेट पर आएंगे और आखिर में देखेंगे कि बयानबाजी और हकीकत पर किताब का क्या कहना है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये 3 तारीखें बहुत ज़रूरी हैं। पहली, 29 दिसंबर 2013 जब रांची में वो भाषण दिया गया। फिर 2014 जब सरकार बनी और फिर 2014 से 2026 तक का वो दौर जिसका विश्लेषण इस किताब में किया गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये किताब एक भाषण को सबूत के तौर पर कैसे देखती है। किताब का पूरा तर्क इसी एक भाषण के इर्द गिर्द बुना गया है। तो देखिए, किताब इस भाषण को सिर्फ कोई चुनावी भाषण नहीं मानती, वो इसे एक क्लासिक दस्तावेज कहती है। एक ऐसा दस्तावेज जो उनके मुताबिक एक भ्रामक विमर्श या फॉल्स नैरेटिव को दिखाता है। लेखकों के लिए ये शब्द सिर्फ वादे नहीं बल्कि एक पैटर्न का सबूत हैं। अब आते हैं किताब में दिए गए पहले बड़े उदाहरण पर। ये जुड़ा है एक बहुत बड़े सरकारी कारखाने से जिसका नाम है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन या HEC। उस भाषण में HEC को लेकर एक सीधा और बहुत बड़ा वादा किया गया था। कहा गया कि HEC जो लड़खड़ा गया है उसे न तो बेचा जाएगा न बंद किया जाएगा, बल्कि एक तीसरा रास्ता अपनाकर उसे मुनाफे में लाया जाएगा। और यहीं पर किताब अपने तर्क को मजबूती से रखती है। वो 2013 के वादे को 2026 की हकीकत से मिलाती है। एक तरफ वादा था कि HEC को मुनाफे वाली कंपनी बनाएंगे और दूसरी तरफ किताब का आकलन है कि उसे धीमी मौत मरने के लिए छोड़ दिया गया। वादा था रोजगार सुरक्षा का और हकीकत ये कि कर्मचारियों को महीनों तक वेतन नहीं मिला। किताब के मुताबिक ये सिर्फ एक वादा खिलाफी नहीं बल्कि एक पैटर्न है। चलिए अब दूसरे बड़े वादे की तरफ बढ़ते हैं जिसका विश्लेषण किताब करती है। ये वादा जुड़ा है झारखंड के सबसे कीमती प्राकृतिक संसाधन से यानी कोयले से। भाषण में इस बात पर जोर दिया गया था कि ये कितनी बड़ी विडंबना है कि झारखंड में इतना कोयला होने के बावजूद वहां बिजली बाहर से लानी पड़ती है। और वादा किया गया था कि इस स्थिति को बदला जाएगा एक नई सोच के साथ। और फिर से किताब वही तरीका अपनाती है। वादा था कि स्थानीय कोयले से झारखंड रोशन होगा, पर किताब का आकलन है कि कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए दरवाजे खोल दिए गए। वादा था घोटालों को खत्म करने का, लेकिन किताब का आरोप है कि खदानें कॉर्पोरेट सहयोगियों को दे दी गईं। किताब इस बदलाव को दृष्टि नहीं बल्कि डकैती कहती है। ये तुलना ही किताब की पूरी दलील का आधार है। तो HEC और कोयले जैसे उदाहरण देने के बाद किताब एक कदम पीछे हटती है और एक बड़ा सवाल पूछती है, आखिर इन वादों और हकीकत में इतना बड़ा अंतर क्यों है? और यहीं से वो एक व्यवस्था की आलोचना की तरफ बढ़ती है। और इस सवाल के जवाब में किताब अपना सबसे अहम कॉन्सेप्ट पेश करती है जिसे वो कहती है द सिंडिकेट। ये सिंडिकेट क्या है? किताब के मुताबिक ये वो असली पावर है जो पर्दे के पीछे से काम करती है। ये एक गठबंधन है, एक तरफ मनुवादी यानी परंपरागत सोच वाली ताकतों का और दूसरी तरफ बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का। किताब इस सिंडिकेट को और तोड़कर समझाती है। वो कहती है कि इसके 2 परिवार हैं। एक है कॉरपोरेट परिवार जो किताब के अनुसार नीतियों का सबसे बड़ा आर्थिक फायदा उठाता है, और दूसरा है RSS परिवार जो इस पूरे सिस्टम को वैचारिक सॉफ्टवेयर या सोच मुहैया कराता है। यहीं पर किताब एक और बहुत दिलचस्प सिद्धांत सामने रखती है। वो कहती है कि जो राजनीतिक नेता सामने दिखता है वो असल में इस सिंडिकेट का सिर्फ एक फ्रंटमैन या मोहरा है। इस थ्योरी के मुताबिक जब जनता का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है तो इस मोहरे को बलि का बकरा बनाकर हटा दिया जाता है, लेकिन असली सिस्टम वो वैसे का वैसा ही बना रहता है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि किताब इन सब दलीलों के बाद 2013 के उस भाषण पर अपना अंतिम फैसला क्या सुनाती है। किताब का निष्कर्ष बहुत सीधा और सख्त है। वो कहती है कि 2013 का भाषण असल में एक बौद्धिक विश्वासघात था। मतलब एक ऐसी चाल जिसमें वोट हासिल करने के लिए सपने तो बेचे गए, लेकिन असली मकसद सिंडिकेट के एजेंडे को ही आगे बढ़ाना था।
तो कुल मिलाकर किताब नेकेड ट्रुथ की मुख्य बातें ये हैं। पहला, कि राजनीतिक नेता सिर्फ एक मोहरा है। दूसरा, मीडिया, जिसे वो गुलफाम हसन मीडिया कहती है, इस सच्चाई को छुपाता है। तीसरा, वादों और हकीकत का अंतर कोई नाकामी नहीं बल्कि सोची समझी नीति है। और चौथा, कि इस सब का असली मकसद देश की संपत्ति को कॉर्पोरेट सहयोगियों को देना है। और इन्हीं तर्कों के आधार पर किताब एक बहुत बड़े नतीजे पर पहुंचती है। वो कहती है कि असली समाधान सिर्फ नेता बदलने से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए पूरे सिस्टम को रीबूट करने की जरूरत है, यानी एक बुनियादी बदलाव की। और ये विश्लेषण हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी के भी राजनीतिक विचार कुछ भी हो, लेकिन जब एक दशक पुराने भाषण के शब्दों को बाद की नीतियों से तोला जाता है, तो ये तरीका राजनीतिक जवाबदेही को परखने के बारे में क्या बताता है, ये सोचने वाली बात है।